नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टू डू एस में। देखिए, करंट में टॉपिक चल रहा है इंडो पैसिफिक। इंडो पैसिफिक क्या होता है, तो इसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इंडो पैसिफिक है क्या, क्यों हाईलाइट है ये। तो इसके लिए हमको देखना होगा भू राजनीतिक, जियो पॉलिटिक्स और मैप में। देखिए, मैं तो रफ डायग्राम बनाऊंगा, इसके लिए आपको ऑक्सफोर्ड का मैप लेना होगा, ऑक्सफोर्ड एटलस। तो ये आपके सामने मैप मिलेगा। इंडो पैसिफिक शब्द है, आज जो डिस्कशन कर रहे हैं इसमें शब्द आ रहा है इंडो पैसिफिक। देखिए, शब्द है, एक शब्द है। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था बोलेंगे, जो जर्मन भू राजनीतिक भू राजनीतिक वैज्ञानिक थे, अर्थात जियो पॉलिटिकल जो स्कॉलर थे, जर्मन थे वो। उनका नाम था, आता है कार्ल आउ शोफर। इन्होंने 1920 के दशक में जियो पॉलिटिक्स में अपना जियोग्राफी जो है उसका एक पोर्शन है भू राजनीतिक, अर्थात भूमि से संबंधित कोई भी राजनीतिक भू राजनीतिक कहलाता है। इसी के विद्वान थे, जर्मन जियोग्राफर थे, कार्ल हाउसहोफर ने 1920 के दशक में किया था। ये है क्या, तो दो शब्द लगे हुए हैं, इंडो अर्थात इंडो पैसिफिक। तो इसका मतलब होता है प्रशांत महासागर। पैसिफिक का मतलब प्रशांत महासागर, इंडो का मतलब है भारतीय, भारत अर्थात हिंद महासागर। तो दो महासागर वाला क्षेत्र जो कहलाता है इंडो पैसिफिक क्षेत्र कहलाता है। दो महासागर बोलेंगे, एक साइड कौन सा सागर है, भारतीय सागर, अर्थात इसका नाम धीरे धीरे हिंद महासागर। देखिए, हिंद क्या है, भारत का नाम है। अकेला महासागर है बीच में जिसका नाम जो है भारत के नाम पे है। बाकी किसी महासागर का नाम भारत के नाम पे नहीं है, तो इसलिए भारतीय सागर हुई हिंद महासागर। तो हिंद महासागर वाला बेल्ट ये हो गया। एक रेड लाइट से देखिएगा आप, जहां तक हिंद महासागर है ये पूरा इलाका हिंद महासागर का है। डैश डैश करके यहाँ पे द्वीप बना लीजिए आप। तो ये हिंद महासागर यहाँ तक आपको दिखाई देगा। देखिए रेड वाला में, तो हिंद महासागर ऐसे करेगा। पुनः प्रशांत महासागर आपको क्या दिखाई देगा, तो प्रशांत महासागर एक पूरा ऐसे करके, जिसमें उत्तरी अमेरिका, नीचे दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, इस साइड में न्यूजीलैंड कर लेंगे आप। ऐसे होके पूरा दिखाई देगा। तो ये दो महासागर वाला क्षेत्र जो कहलाता है इंडो पैसिफिक क्षेत्र कहलाता है। अगर रीजन पूछे इंडो पैसिफिक क्या है, बोलना है हिंद महासागर का क्षेत्र और प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है, इन दोनों क्षेत्र का एक कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, इंडो पैसिफिक क्षेत्र कहलाता है। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग तो 1920 में कर दिया गया था, लेकिन भू राजनीतिक में इसका बार बार उल्लेख किया गया है 4 कंट्री के द्वारा। और इसकी शुरुआत हुई है आपकी 2007 से।
तो एक बार सीधा देख लेते हैं। 2007 से कुछ फैक्ट देखिए। 2007 की बात है। शिंजो आबे। शिंजो आबे कौन है? शिंजो आबे तो एक्स प्रधानमंत्री थे, पीएम थे। किस देश के थे? जापान के। इनकी हत्या हो गई है। तो 2007 में शिंजो आबे जो जापान के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने इंडो पैसिफिक क्षेत्र का उल्लेख किया भारतीय संसद में। इसके बाद से भारत और जापान लगातार इंडो पैसिफिक क्षेत्र अर्थात हिंद महासागर प्रशांत महासागर क्षेत्र में मिलकर कोलाबोरेशन कर रहे थे, सहयोग कर रहे थे। हर फील्ड में सहयोग करेंगे, कोई ऐसा फील्ड नहीं जिसमें सहयोग नहीं करेंगे। वह सुरक्षा का मामला हो, हेल्थ का मामला हो, एजुकेशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ओवरऑल आर्थिक विकास हो, शहरी डेवलपमेंट, ग्रामीण डेवलपमेंट, किसी भी तरीके का सेक्टर हो, उन सभी सेक्टर में आपस में कोलाबोरेशन करने पे राजी हुए। बाद में इंडो पैसिफिक शब्द का उल्लेख यूएस के द्वारा किया गया, फिर ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया। और अब जो बारी है यूरोप यूनियन की, यू यू मतलब पूरा यूरोप के देश, अर्थात यूरोप यूनियन अब इंडो पैसिफिक को लेके एक्टिव हुआ है। ये सारे देश मिलके क्या किए? तो इंडो पैसिफिक को एक महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्र के रूप में देखते हैं। क्यों देखते हैं महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्र के रूप में? तो इसके लिए भी हमको एक विशेष नजर देखना होगा कि ऐसा क्या है इंडो पैसिफिक में। देखिए, कभी ये जो आपको दिखाई दे रहा है हिंद महासागर का ये क्षेत्र या प्रशांत महासागर का ये क्षेत्र, अर्थात जो भी सागर से टच करने वाले देश हैं, जैसे पूरा अफ्रीका का ये वाला बेल्ट देखिए आप, जिसमें साउथ अफ्रीका भी है, फिर भारत के साथ ये पूरा इलाका, ये कभी ना कभी उपनिवेश थे। और चाइना से लेके जापान को छोड़ दे, या आप एक बेल्ट में चलेंगे तो बोलेंगे ये उपनिवेश थे, गुलाम थे। ये सारे कंट्री क्या थे? तो गुलाम थे। किसके गुलाम थे? यूरोप के उपनिवेश थे। बाद में धीरे धीरे इस क्षेत्र में अमेरिका यूएस का प्रभाव बढ़ा। ठीक है। 1950 के बाद इन्होंने तीव्र गति से विकास किया। 1950 के बाद सभी देश ऑलमोस्ट इस क्षेत्र में जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है स्वतंत्र हो गए। तीव्र गति से आर्थिक विकास किए। ये आर्थिक विकास ऐसी रही कि वर्ल्ड का 50% जीडीपी अब यहाँ पे केंद्रित है। अर्थात विश्व का जो आर्थिक इंजन का केंद्र है अब यूरोप नहीं है। अगर आपके पास मैप होगा तो यूरोप आप देखेंगे कंटिनेंट है। अब विश्व का आर्थिक शक्ति जो पहले क्या थे बोलेंगे यूरोप था, यूरोप नहीं रहा। जो भी पैसा आना हो, इन्वेस्टमेंट आना हो, टेक्नोलॉजी आना है, अब यूरोप धीरे धीरे पीछे चला जा रहा है। जो यूएस था, अब यूएस भी नहीं रह गया है। क्या हुआ कि पहले जो भी सेंटर था आर्थिक विकास का, हर चीज का, वो यूरोप था, फिर यूएस था। लेकिन धीरे धीरे अब यूएस यूरोप पीछे चल गए। अब इंडो पैसिफिक आर्थिक व्यवस्था का केंद्र बन गया है। एक शब्द आ रहा है, आर्थिक व्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था का केंद्र कौन बनता जा रहा है? तो बोलेंगे इंडो पैसिफिक क्षेत्र बनते जा रहा है। कैसे बनते जा रहा है? सारा इन्वेस्टमेंट या तो यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं, पूरा ट्रेड या तो यहाँ से हो रहा है या तो फिर यहाँ आ रहे हैं, कच्चा माल आ रहा है, जा रहा है। इसके साथ इनोवेशन का, क्रिएटिविटी का सारा सेंटर बनते जा रहा है ये धीरे धीरे पूरा। तो इसमें कौन कौन से सेंटर है ये भी देख लेते हैं हम। सेंटर पॉइंट क्या क्या है? देखिए, मैप तो नहीं मिटाऊंगा मैं, ऐसे ही मैप थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। एक कंसेप्ट है, अगर आप समझ लेंगे तो अच्छे से नोट कर लेंगे इसको। तो सवाल है इसमें आर्थिक व्यवस्था का केंद्र कौन कौन सा है? तो आपको बोलना है सबसे टॉप नंबर पे जो है आसियान बोलिए। आसियान अर्थात भारत का पूर्व से लेके ये ऐसे करके जो आपको दिखाई देगा इंडोनेशिया तक, इसे आप बोलेंगे आसियान। आसियान क्या है? एक ग्रुप है। इस ग्रुप में 10 देश हैं। इसकी जीडीपी कितनी है? $4 ट्रिलियन। 4.4 कर लीजिए, $4.4 ट्रिलियन की जीडीपी, अर्थात $4 ट्रिलियन से अधिक की इसकी क्या है? जीडीपी है। 10 कंट्री है। इसमें कौन कौन से कंट्री है? तो भारत के पड़ोस से स्टार्ट करेंगे आप, म्यांमार है, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, ऐसे बढ़ते जाएंगे, लाओस है, फिर कंबोडिया मिलेगा, यहाँ पे आपको दिखेगा फिलीपींस करके, फिलीपींस, सिंगापुर,
धीरे धीरे आसियान का भी प्रचार प्रसार हो रहा है, इसमें भी नए नए सदस्य जुड़ रहे हैं। जैसे आप पढ़ेंगे करंट में तो ईस्ट तिमोर, तो ऐसे करके आपको क्या मिलेगा तिमोर में, अर्थात 10 जगह के 11 करंट का कि कोई कंट्री जुड़ रहा है आसियान में। आसियान एक ग्रुप है, समय के साथ इसका एक्सपेंशन हो रहा है, विस्तार हो रहा है, और भी सदस्य जुड़ेंगे। वर्तमान में अभी 11 हो गया है। तो कुल मिला के देखिए जीडीपी कितना है, 4.4 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी है। अफ्रीका कंटिनेंट पूरा, अगर आप अफ्रीका कंटिनेंट को मिलाएंगे जिसमें 53 देश है, उससे भी बड़ी जीडीपी है। साथ साथ में जनसंख्या कितनी है, तो बोलेंगे इसकी 69 करोड़ जनसंख्या है, पॉपुलेशन। तो सिर्फ पैसा ही नहीं है, एक मार्केट भी है। मार्केट कैसे, लोग हैं, लोग रहेंगे तो सामान खरीदेंगे, उपभोग करेंगे, परचेस पावर अधिक है, तो ये पूरा इलाके का एक परचेस पावर है, मार्केट है। अब बात करिए भारत का, तो इंडिया इंडिया का पॉपुलेशन कितना है, 1.2 अरब जनसंख्या है। 1 अरब 42 करोड़ जनसंख्या है भारत की ऑलमोस्ट। जीडीपी कितनी है, 1.7 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी है। तीव्र गति से आर्थिक विकास हो रहा है भारत का। इसके साथ चाइना देखिए, ये पूरा जो चाइना आपको दिखाई देगा, चीन। चीन की जीडीपी कितनी है, 18 ट्रिलियन की जीडीपी है। जनसंख्या कितना, 1.40 अरब जनसंख्या है। जापान है वर्ल्ड की जो तीसरी बड़ी इकोनॉमिक्स है, जापान। इसका कितना बोलेंगे तो 4.7 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी है। जनसंख्या 13 करोड़ के आसपास है, 12.5 करोड़ जनसंख्या, डाउन हो रहा है जापान का। साउथ कोरिया है, एक बड़ी जीडीपी है, भारत का आधा है जीडीपी के मामले में। जनसंख्या 5 करोड़, अर्थात बड़ी बड़ी इकोनॉमिक्स आपको दिखाई दे रहा है। अब भारत की बात कर लीजिए, तीव्र गति से बूम हो रहा है, वर्ल्ड की सबसे तीव्र गति से वृद्धि करने वाली जीडीपी है। तो परचेस पावर में इसकी बहुत अधिक परचेस पावर है, 13 बिलियन डॉलर से भी अधिक हो चुका है। एक मार्केट है, सब जब कंट्री पे आप गौर करेंगे तो ये सब क्या है, एक बाजार है और पैसे का केंद्र है, यहीं से इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं। अब यहाँ पे तीव्र गति से विकास करने वाले देश में कौन कौन से, जैसे सिंगापुर को देखेंगे आप, इन्वेस्टमेंट आते हैं, यहाँ पे मिलेगा आपको। हांगकांग देखेंगे, मकाऊ, फिर दक्षिण कोरिया, जापान, ये सब कंट्री इन्वेस्टमेंट करने वाली कंट्री है। पुनः चाइना भी बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट करता है, वर्ल्ड का सबसे अधिक एक्सपोर्ट इंपोर्ट अब चाइना के पास है। तो वर्ल्ड का आर्थिक बिंदु का केंद्र होने के कारण यूरोप हो, अमेरिका हो, सारे का नजर इसी क्षेत्र पे है। जिसने इस क्षेत्र पे शासन किया उसने विश्व पे शासन किया, अर्थात हर का एक धुरी पॉइंट है विश्व में, सर्कल, सेंटर पॉइंट। क्या है वो धुरी केंद्र, बोलेंगे इंडो पैसिफिक क्षेत्र। लेकिन इंडो पैसिफिक को लेके हर देश अपनी स्ट्रेटजी को मजबूत कर रहा है, कोलाब्रेशन किए जा रहे हैं, सहयोग बन रहा है, समझौते हो रहे हैं काफी सारे। इसमें हॉट स्पॉट क्या एक शब्द आता है, हॉट स्पॉट। इसके हॉट स्पॉट अर्थात कुछ ऐसे सेंटर हैं जहां पे मामला हमेशा गरमाया रहता है, अर्थात मुद्दे क्या रहते हैं, मुद्दे लगातार उछलते रहते हैं, कभी भी युद्ध की नौबत आ जाती है। हॉट स्पॉट ऐसे केंद्र हैं जियो पॉलिटिक्स में जो हमेशा से युद्ध वाला क्षेत्र रहता है या युद्ध होने की संभावना है। जैसे सबसे पहले बोलिए कोरिया पेनिनसुला, ये है कोरिया पेनिनसुला, कोरिया प्रायद्वीप। उत्तरी कोरिया दक्षिण कोरिया में हमेशा युद्ध की स्थिति पैदा होती है। जो नॉर्थ कोरिया है परमाणु हथियार से संपन्न देश है। तो पहला नंबर का जो हॉट स्पॉट आपको दिखाई दे रहा है, बोलेंगे कोरिया प्रायद्वीप। दूसरे नंबर पे ताइवान आपको दिखाई देगा, तो ताइवान और चीन। ये सेकंड नंबर का हॉट स्पॉट है। पुनः थर्ड नंबर पे आपको दिखाई दे रहा है दक्षिण चीन सागर, दक्षिण चीन सागर। इस पे पूरा चीन ने अपना कब्जा कर लिया, दक्षिण चीन सागर पे चीन ने पूरा तरीके से कब्जा कर लिया। कहाँ तक है दक्षिण चीन सागर, जो जोड़ रहा है आपका हिंद महासागर को प्रशांत महासागर के साथ। ये पूरा दक्षिण चीन सागर पे चीन का कब्जा हो जाने के कारण इंडो और पैसिफिक दोनों क्षेत्र अलग हो जाते हैं, अर्थात हिंद महासागर प्रशांत महासागर के साथ नहीं जुड़ पाता है। ये हॉट स्पॉट है। चीन के एक तरफा अधिकार को लेके अमेरिका, यूरोप और
भारत, जापान जैसे देश हमेशा सशंकित रहते हैं, कभी भी युद्ध की स्थिति पैदा हो जाती है। साथ साथ दक्षिण चीन सागर को लगातार सैनिकरण कर रहा है। इसके बाद क्या बोलेंगे आप कि ये वाला पूरा इलाका मिडिल ईस्ट, भारत के पड़ोस में है मिडिल ईस्ट, मध्य पूर्व। अब देख रहे हैं यहाँ पे रेड सी दिखाई दे रहा है, लाल सागर। 35 से अधिक जहाज अभी तक समाप्त हो चुके हैं जो कंटेनर से जा रहे हैं भर भर के। तो पूरा मिडिल ईस्ट आतंकवाद का केंद्र है। युद्ध भी चल रहे हैं मिडिल ईस्ट में, कभी ईरान वर्सेस इराक सीरिया, तो कभी इस साइड सऊदी अरब वर्सेस ईरान, कभी इजराइल वर्सेस ईरान, अभी इजराइल वर्सेस हमास। ऐसे करके मिडिल ईस्ट हमेशा से युद्ध वाला सेंटर रहता है। और इस साइड में देखेंगे आप, क्योंकि इंडो पैसिफिक का एक इलाका जो है आपका रूस भी है, तो रसिया वर्सेस यूक्रेन का अलग से युद्ध चल रहा है, लेकिन वो यूरोप में चले जा रहे हैं। फिलहाल इस साइड में रूस और चीन, इन दोनों के बीच का एक संबंध जो मजबूत संबंध है वो ब्लॉक कर सकता है। इससे एक डाउट है यूएस और यूरोपियन यूनियन को ऐसा कि रूस और चीन का जो गठबंधन है वो इंडो पैसिफिक के लिए खतरा है, इंडो पैसिफिक देश के लिए खतरा है। अभी जो इंडो पैसिफिक का केंद्र है, सेंटर पॉइंट, हर देश ने माना है कि आसियान को। अगर पूछा जाए इंडो पैसिफिक का सेंटर पॉइंट क्या है, केंद्र क्या है इंडो पैसिफिक का भी, ना कि पूरा इंडो पैसिफिक, तो इंडो पैसिफिक का भी जो सेंटर है, धुरी बोलेंगे, ये है आसियान। सभी देश ने माना है, भारत भी मानता है कि आसियान जो है इंडो पैसिफिक का मेन सेंटर पॉइंट है। यूएस भी मान रहा है, यूरोप यूनियन भी मान रहे हैं, और हर देश कोशिश कर रहा है कि आसियान जो 11 देश का एक ब्लॉक है, किसी भी तरीके से मजबूत संबंध बनाया जाए। तो और इस पे थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम। देखिए ये है मलक्का स्ट्रेट, यहाँ दिखेगा आपको, ये जो ऐसे करके इंडोनेशिया, इसके ऊपर आपको दिखेगा मलेशिया, सिंगापुर। तो ये जो दिख रहा है यहाँ पे आपको दिखेगा मलक्का स्ट्रेट। जहाज गुजर रहे हैं, कैसे गुजर रहे हैं, ध्यान से देखिए। यूरोप से अगर जोड़ना है, मान लेते हैं कोई जहाज जापान जा रही है, चीन जा रहा है, या फिर दक्षिण कोरिया सामान लेके जा रहे हैं, क्योंकि इनको कच्चा माल चाहिए है, इकोनॉमिक तीव्र गति से डेवलप हो रहा है। या फिर यहाँ पे मान लीजिए कि सिंगापुर तक ही आना है, मलेशिया तक आना है, तो कैसे कैसे जाएगा, यूरोप से जा रहा है या फिर यूरोप को आ रहे हैं, तो जाएगा भूमध्य सागर। ये वाला इलाका पूरा भूमध्य सागर, यहाँ पे आएंगे। इसके बाद आगे बढ़ता हुआ जाएगा सुएज नहर, लाल सागर, सुएज नहर, फिर लाल सागर। जब सुएज नहर लाल सागर को क्रॉस कर लेता है तो जहाज फिर हिंद महासागर में प्रवेश कर जाता है। ये रूट है हिंद महासागर में प्रवेश करता हुआ, जो आगे रास्ता मिलेगा वो भारत के अंडमान निकोबार के दक्षिण से गुजरता हुआ कहाँ से जाएगा, ये है मलक्का स्ट्रेट, एकदम सेकेंड स्ट्रेट है। तो मलक्का स्ट्रेट, यहाँ से जैसे जहाज गुजरती है आगे, वो कहाँ प्रवेश करेगी, बोलेंगे दक्षिण चीन सागर में, दक्षिण चीन सागर। फिर आगे अगर जापान जा रही है या फिर कोरिया जा रहा है, दक्षिण कोरिया, तो ताइवान स्टेट से गुजरेगा, ताइवान स्टेट, ऐसे करके। अब सवाल है कितने जहाज गुजर रहे हैं। एक आंकड़े के अनुसार प्रतिदिन, हर दिन 2000 जहाज कंटेनर भर भर के, कितना बोलेंगे, 2000 जहाज, 2000 जहाज चल रहे हैं इंडो पैसिफिक क्षेत्र में, पूरे इलाके में प्रतिदिन 2000 जहाज। आप अनुमान करिए कि कंटेनर से भरा हुआ सामान जहाज में कितने जा रहे हैं। जो एक नॉर्मल रेलगाड़ी रह रही है वो 63 या 50 बोगी वाली रहती है, कोयला भर के जा रहे हैं, खाद उर्वरक जा रही है, या डीजल जा रहा है। ये तो कंटेनर है, बड़े बड़े जहाज, कार्गो जहाज। और ऐसे 2000 जहाज इस पूरा बेल्ट से पास हो रहे हैं मलक्का स्टेट से। सिर्फ मलक्का स्टेट को बंद कर दिया जाए और कुछ ना किया जाए, ओनली मलक्का स्टेट, एकदम छोटा सा स्टेट है, सेकंड स्टेट, इसको बंद कर दिया जाए। यहाँ पे जो कनेक्ट कर रहा है हिंद महासागर को प्रशांत महासागर के साथ, ये मलक्का स्टेट पे अगर किसी देश का कब्जा हो जाए तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा प्रशांत महासागर हिंद महासागर के साथ। इन जहाजों का क्या होगा।
न तो देश को कच्चा माल मिल पाएगा, न ही फैक्ट्री में तैयार माल कहीं भी वो एक्सपोर्ट कर पाएंगे। जीडीपी गिर जाएगी, डाउन हो जाएगा। तो मामला ऐसा है। वर्ल्ड का क्या था इनके पास, इंडो पैसिफिक क्षेत्र के पास जीडीपी का 20 जीडीपी का इनके पास 50% है, 20 जनसंख्या का इनके पास 60% है। क्या है, जीडीपी का 50% है। वर्ल्ड का पूरा ये जो जीडीपी आपको दिखाई दे रहा है, इकोनॉमिक्स का सेंटर है, 50% अकेला है जीडीपी का। तो इसका मतलब है 50% जो जीडीपी बच रहे हैं वह यूरोप के पास। तो दक्षिण 20 जनसंख्या का 60% है। अब बात है मलक्का स्टेट पे कब्जा कर लिया जाए तो 20 से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे और कुछ समझते हैं क्या हो रहा है इस क्षेत्र में, क्या क्या प्रॉब्लम है। देखिए यहाँ पे कुल मामला चीन को लेकर ही है। चीन और नॉर्थ कोरिया, ये जो इंडो पैसिफिक है इसका तीव्र गति से, क्या बोलेंगे, तीव्र गति से सैनिककरण हो रहा है। सैन्यकरण ऐसे लिखिए। तो मिलिट्राइजेशन हो रहा है तीव्र गति से, सब अपना मिलिट्री बढ़ा रहे हैं, एयरफोर्स हो, जल सेना हो, नौ सेना हो, इसको मजबूत कर रहे हैं तीव्र गति से। किसको लेकर कर रहे हैं, ये जो चीन है, चीन को लेकर सशंकित है। वियतनाम हो, फिलीपींस हो, अमेरिका हो, भारत हो, सारे देश अपना सैनिक को मजबूत कर रहे हैं, नौसेना को मजबूत कर रहे हैं। क्योंकि चीन ने दक्षिण चीन सागर पे ऑलमोस्ट कब्जा कर लिया है। पुनः यहाँ पे कोई भी अंतर्राष्ट्रीय कानून लागू नहीं हो रहे हैं इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के कारण। चीन अंतर्राष्ट्रीय कानून को नहीं मानता है। किसी भी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय कानून बोलता है इस क्षेत्र में मतलब चाइना के लिए काम नहीं करेंगे, अर्थात इंडो पैसिफिक के लिए काम नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए अनक्लाउस है, एक कानून है संयुक्त राष्ट्र का। देखिए यूएन का मतलब है संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑन सी, अर्थात समुद्र से संबंधित एक कानून है कि जो समुद्र हैं, समुद्र क्या रहे, मुक्त रहे, आवागमन मुक्त हो, स्वतंत्र हो। तो जो भी जहाज जा रहे हैं समुद्र से, वो इंटरनेशनल शिपिंग रूट है। जो समुद्र है वो फ्री रहे, ओपन रहे, खुले रहे, किसी भी देश का उस पर कोई कब्जा ना हो। लेकिन चीन नहीं मानता अंतर्राष्ट्रीय कानून को, ना ही किसी अंतर्राष्ट्रीय समझौते को मानता है। इस पूरे क्षेत्र में परमाणु हथियार से संपन्न देश है। जगह जगह पे या तो परमाणु हथियारों की टेस्टिंग होती है, या परमाणु हथियार संपन्न देश भी हैं। कौन कौन से परमाणु हथियार से संपन्न देश हैं, तो बोलेंगे उत्तरी कोरिया, फिर है रूस, चीन हो गया, इसके साथ भारत भी है, परमाणु हथियार से संपन्न देश हैं। तो ऐसे करके लगातार खतरा बना हुआ है इंडो पैसिफिक पे। अब इंडो पैसिफिक में एक साइड है डेमोक्रेसी वाले कंट्री, क्या बोलेंगे, लोकतंत्र वाले कंट्री, जो लोकतंत्र को बढ़ावा देना चाहते हैं। तो लोकतंत्र को बढ़ावा देने वाले कौन कौन से कंट्री हैं, तो बोलेंगे भारत है, इंडिया, जापान, यूएस और ऑस्ट्रेलिया, प्लस आसियान देश, ये सब कंट्रियां हैं। यहाँ आसियान कर लीजिएगा। तो ये सब लोकतंत्र चाहते हैं, डेमोक्रेसी चाहते हैं। हर कंडीशन में खुला हो, हिंद महासागर फ्री हो, जहाज़ों की आवागवाही जो भी है, जहाज आ रहे हैं जा रहे हैं स्वतंत्र रूप से जाए। मिलिट्राइजेशन नहीं चाहते, आपस में आर्थिक सहयोग चाहते हैं, टेक्नोलॉजी रूप से जुड़ना चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास चाहते हैं। और आपदा इस क्षेत्र में हमेशा भूकंप आते रहते हैं। वैसे भी प्रशांत महासागर को पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बोला जाता है। पूरा प्रशांत महासागर में हमेशा कभी सुनामी आते हैं, कभी भूकंप आते हैं, और कभी ज्वालामुखी का उद्गार समय समय पर होता है। हजारों लाखों लोग मारे जाते हैं हर साल। चक्रवात से अलग से प्रभावित है। तो क्लाइमेट चेंज के साथ साथ क्या है आपका, डिजास्टर से प्रभावित क्षेत्र भी है इंडो पैसिफिक क्षेत्र। तो ये सारे चीज को छोड़ के सारे के सारे देशों का फोकस चीन पे चला जा रहा है कि चीन का एक तरफा अधिकार जिस तरीके से हो रहा है, दबाव बनते जा रहा है पड़ोसी पड़ोसी देशों को लेके, और सैन्यकरण हो रहा है। तो गठबंधन भी तैयार हो रहे हैं, तो दो खेमे में गुट बनते जा रहा है। तो एक साइड लोकतांत्रिक वाले देश हैं, अब इसमें भी चार देश, भारत, जापान, यूएस और ऑस्ट्रेलिया, ये चार देश ने मिलकर क्वाड बनाया हुआ है। क्या बोलेंगे, क्वाड। कभी इसके बारे में बताऊंगा।
बस ये समझिए कि क्वाड जो है कोई सैन्य गठबंधन नहीं है, बस डेमोक्रेसी कंट्री का एक सहयोग है, ग्रुप है जो चाहते हैं कि खुला और मुक्त अर्थात अनक्लाउस का नियम चले, इंडो पैसिफिक क्षेत्र पे स्वतंत्र और खुला प्रशांत महासागर हो। तो क्वाड में 4 देश हैं, भारत, जापान, यूएस और ऑस्ट्रेलिया। कभी बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल, ये आपका एक ग्रुप है 4 देशों का। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरे साइड में क्या खेमा है। तो चीन, रूस, नॉर्थ कोरिया और इसके साथ में अगर इस साइड बात करेंगे तो ईरान, पाकिस्तान, इस तरीके से खेमा बना हुआ है। तो पाकिस्तान भी परमाणु हथियार से संपन्न देश है। ईरान भी कोशिश कर रहा है कैसे भी न्यूक्लियर वेपन पाया जाए। अब जो है वह यूरोप यूनियन या भारत हो या फिर यूएस ऑस्ट्रेलिया, इस सारे ने अपना अपना एक इंडो पैसिफिक पे व्हाइट पेपर जारी किया हुआ है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र कैसा होना चाहिए, शांति वाला होना चाहिए, समावेशी विकास होना चाहिए, लोगों के बीच आवाजाही हो, कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना, इस तरीके से अपना उन्होंने एक दस्तावेज तैयार किया हुआ है। तो यूरोप यूनियन आसियान को सेंटर में रख रहा है, आगे बढ़ रहा है, आसियान के साथ लगातार उसकी मीटिंग चल रही है। जो आज का जो करंट था वो इंडो पैसिफिक में था, लेकिन इंडो पैसिफिक में भी यूरोप यूनियन के साथ है। तो यूरोप यूनियन क्या है, जो एक ब्लॉक है यूरोप का, वो अब इंडो पैसिफिक के साथ सहयोग कर रहा था। इसमें भी आसियान के साथ जो नेवी के बीच सहयोग हो, मेरी टाइम इसको बोलते हैं कोलाब्रेशन, तो उसमें बढ़ावा दे रहा है, मीटिंग कर रहा है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। आगे बोल रहा है यूरोप यूनियन की हम इसको सेंटर मानते हैं, अर्थात आसियान कंट्री को हम इंडो पैसिफिक में सेंटर मानते हैं, इसके साथ हर तरीके से सहयोग करने के लिए तैयार है। तो ये है आपका ओवरऑल। कभी मैं आपको बताऊंगा वीडियो में भारत और इंडो पैसिफिक, अर्थात एक साइड इंडिया को रखेंगे, दूसरे साइड इंडो पैसिफिक को रखेंगे। फिलहाल ये पूरा एक इंडो पैसिफिक को लेके कंसेप्ट है कि मामला क्या है। तो मामला चीन के अतिक्रमण का है, एग्रेसिव रूप का है इंडो पैसिफिक में। और इंडो पैसिफिक का जो जीडीपी है, विश्व जनसंख्या, एक मार्केट है, कंजप्शन, वर्ल्ड में आने वाला इन्वेस्टमेंट का सेंटर पॉइंट बन गया है। तो इसको लेके और साथ साथ बढ़ता हुआ युद्ध की स्थिति, ओवरऑल देखिएगा वीडियो को अच्छे बड़े ध्यान से समझने का कोशिश करिएगा मैप के साथ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, बने रहिए टू डू के साथ।